हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक महान प्रतिभा के धनी सिगमंड फ्रायड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, और हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से हर साल बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। सी टेट हो, एस टेट हो, DEET हो, KVS हो, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, उसमें इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें थे, मैंने सारे के सारे इसमें ले लिए हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो फ्रायड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तंत्रिका विज्ञानी, दिमाग के डॉक्टर इनको बोल सकते हैं, मनोचिकित्सक। तो इन्होंने इंसान के दिमाग को बहुत बारीकी तक पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो इसलिए इनको ख्वाब पढ़ने वाला भी बोलते हैं। तो मन की दिशाओं के बारे में उनका मन का जो विश्लेषण उन्होंने किया, इस वजह से इनको मनोविश्लेषण का जनक भी कहते हैं। थ्योरी इसी के लिए प्रसिद्ध है ये, एक इनके मनोलैंगिक और एक मनोविश्लेषण, ये दो सिद्धांत इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये कहीं भी आ जाए तो आप सिगमंड फ्रायड आंख बंद करके उत्तर लगा देना, आपका उत्तर सही होगा। मनोविश्लेषण के जनक और मनोलैंगिक का जो सिद्धांत, दोनों सिद्धांत इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, डॉक्टर थे ये। तो इन्होंने किस चीज पे काम किया? दिमाग के डॉक्टर थे, दिमाग की तंत्रिकाओं को, जितने भी हमारे मसल्स हैं दिमाग की, उनके पर उन्होंने काम किया। तो उन्होंने सोचा कि इंसान को सपने कैसे आते हैं। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी जो भी लगाई, उनके हिसाब से इन्होंने पाया कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे काम होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, कोई हमारे अनुभव होते हैं, कटु कुछ भी हैं, जो हमारे सोच होती है, वही हमको सपनों में दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं। जन्म हुआ इनका 6 मई 1856 को, और 23 सितंबर 1939 को इनका निधन हुआ। निवासी कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया हंगरी, यूरोप का एक देश है, जर्मनी के पास पड़ता है। हिटलर जर्मनी का आपने सुना होगा। तो वियना शहर था, जबकि जन्म इनका फ्रीबर्ग में हुआ था। 3 साल रहे थे फ्रीबर्ग में, उसके बाद ये वियना चले गए थे। ठीक है, तो वियना से ही इन्होंने MD की डिग्री प्राप्त की। वियना महाविश्वविद्यालय जो इनका था, वहां से इन्होंने MD की डिग्री ली थी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की। ठीक है, उसके ये तंत्रिका विज्ञानी थे, न्यूरोलॉजिस्ट मैंने बताया आपको, मनोचिकित्सक थे, मनोविश्लेषणवादी थे। मन के ऊपर इन्होंने इतने विश्लेषण किए, इसलिए इनको मनोविश्लेषण का जनक भी कहते हैं। ठीक है, ये आप में लिखा हुआ है, मनोविश्लेषण का जनक सिगमंड। अच्छा, ये भी है, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रतिभाशाली इंसानों में से एक थे। 20वीं सदी के इंसानी दिमाग को बिल्कुल अलग तरह से इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। जो इंसान का दिमाग है, उसको एक अलग सोच, इन्होंने अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी। सिगमंड बहुभाषी थे, जर्मन, इतालवी, यूनानी, अंग्रेजी, स्पेनिश, हिब्रू, लैटिन, ये लैंग्वेज इनको अच्छी तरह से आती थी। ठीक है, तो 7 लैंग्वेज पे इनकी पकड़ थी। सिगमंड के अनुसार इंसानों के काम, ठीक है, सिगमंड के अनुसार इंसानों के काम और सपने उसके विचारों के प्रतीक थे। जो उनके काम थे और जो विचार थे, वो ही हमको सपने में दिखते थे, ये कहना चाह रहे हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड के अनुसार सपने हमारे मन के भीतर छिपी किसी दबी आशा, निराशा या अभिलाषा की तरफ इशारा करते हैं। जो हमारे मन के अंदर कोई भी, हम जैसे कुछ चीज सोचते हैं जो हम नहीं कर पाते, कुछ कटु अनुभूतियां होती हैं, कोई भी इच्छाएं हमारी होती हैं जिनको हम कह नहीं पाते या किसी को बोल नहीं पाते, वही हमको सपनों के माध्यम से दिखते हैं। जो हमारे विचारों में चीज आती है, वही होती है हमारे सपनों में। ठीक है, 1900 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, 1900 में लिखी थी। इसका मतलब है स्वप्न व्याख्या या स्वप्न शास्त्र, मतलब स्वप्न के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में लिखी थी। स्वप्न व्याख्या किसने? ये फ्रायड जी ने। तो इस बुक के बाद इनसे 2 लोग प्रभावित होकर इनके ग्रुप में जुड़ गए, एल्डर और जूंग। तो आपको जब मनोविश्लेषण का जनक पूछा जाएगा, वो तो फ्रायड हो गए। और मनोविश्लेषण बाद में कौन कौन लोग शामिल थे? तो एल्डर और जुंग भी इस ग्रुप में शामिल थे। ठीक है, 1900 में ये हमारे पढ़ाए जाते हैं। 1923 में मुंह का कैंसर हो गया। सिगार वगैरह होती है ना, ज्यादा यूज करते थे, ज्यादा पीते थे, तो कैंसर हो गया मुंह का। 1938 में हिटलर, नाजियों द्वारा भैया इनको पकड़ लिया। इनकी जितनी भी किताब थी उनको जला दिया, हस्तलिपियां थी जला दी, नोट्स जितने थे सब जला दिए। ठीक है, वो तो अमेरिका के प्रेशर की वजह से इनको मारा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर यहाँ से
ऑस्ट्रिया से जाके ये इंग्लैंड चले गए, ठीक है, लंदन में। तो फिर लंदन में इनका भव्य स्वागत हुआ, वहां पे इनका रॉयल सोसाइटी का दर्जा मिल गया, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, नाजियों द्वारा सारी किताबें जला दी गई। इसके बाद वो लंदन चले गए रॉयल सोसाइटी में, वहां पे इनको जगह मिल गई। अच्छा, अब इनकी थ्योरी जो हमने पढ़ी है स्वप्न बुक के बारे में, अब उनके ऊपर हम विश्लेषण करके देखेंगे इन्होंने किस किस पर्पज से हमें ये साइकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा, 14 मूल प्रवृत्तियां मैंने पहले भी आपको शायद बताई होंगी, वृद्धि विकास में भी शायद पढ़ाया था मैंने इनके बारे में। मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं हमारी, हंसना, रोना, क्रोध, गुस्सा, जितनी भी हमारी उसकी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिनको हम किसने दिया था हमें? विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियां किसने दी है? विलियम मैकडूगल ने। कितनी है? 14। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो प्रवृत्तियां दी तो इन्होंने है, बट प्रतिपादन फ्राइड ने किया है। कुछ जो 2-4 मूल प्रवृत्तियां हैं उनका प्रतिपादन किया है फ्राइड ने। वो कौन सी हैं? जैसे प्रेम, संरक्षण। आदमी प्रेम से रहेगा तो उसे संरक्षण चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए। आराम से प्रेम से रहेगा तो उसे उन्होंने इसको किस लिस्ट में रखा है? उन्होंने रखा है इसे जिज्ञासा, जीने की इच्छा। जब आदमी प्रेम करेगा तो उसमें जीने की इच्छा बढ़ जाएंगी अपना। उसे फिर प्रोटेक्शन भी चाहिए कि हम प्यार से रहें, आराम से, संतुष्टि से, कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा इनका है मुमर्सा। इसमें आदमी को मतलब अपनी लाइफ से कोई प्यार नहीं रहता, उनको ये लगता है कि मैं मर जाऊं तो ही ठीक है, ठीक है। काम, संतुष्टि उनकी बिल्कुल अंत की तरफ हो जाती है। उनको ये है कि मतलब मुझे जीना ही नहीं है। तो इन्होंने 2 तरह से इनको बांटा है। जो मूल प्रवृत्तियों को प्रतिपादन किया है 2 तरीके से किया है, एक जीने की इच्छा रखने वाले, एक मरने की, ठीक है। अब इनकी मन की अवस्थाएं ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये 3 अवस्थाएं हैं इनकी, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अर्धचेतन मन, ठीक है। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन जो हमारा होता है, ये कहते हैं कि हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा है जो जागृत अवस्था में होता है, जो सारे काम देखता है, ठीक है। तो ये होता है चेतन मन, सिर्फ 10% हिस्सा, 1/10 भाग हमारे दिमाग का सिर्फ काम करता है। उसके बाद आ गया हमारा अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये कहते हैं शून्य अवस्था, इसको शून्य अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। शून्य अवस्था होता है हमारे दिमाग का। इसमें क्या होता है, आदमी चीजों को भूल जाता है। जैसे स्वप्न से उठे हों, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई किसी बहुत लंबी बीमारी से उठे हों, तो आदमी को चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। 0 के बराबर ही शुरू होता है दोबारा से, ठीक है। तो 0 की अवस्था होगी हमारी अर्ध स्वप्न वाली, ये अनकॉन्शियस, ये अर्धचेतन वाली, ठीक है। चीजों को भूल जाता है, बहुत ज्यादा याद दिलाने पे, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने पे वो चीज हमें याद आएंगी। इसके बाद हो गया हमारा अचेतन मन। 90% जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है वो होता है अचेतन मन। इसमें कटु अनुभूतियां, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अचेतन मन में क्या क्या आते हैं? कटु अनुभूतियां, दुखद बातें, अतृप्त इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं अनफुलफिल्ड हुई हैं, जो अतृप्त रह जाती हैं, जिनके हम कुछ कर नहीं पाते। और जो हमारी कटु अनुभूतियां हैं, जो पुराने अनुभव हैं, जो इतने भी गलत अनुभव हमारे साथ रहे हैं, वो सारे आते हैं हमारे अचेतन मन में। तो ये सारे, ये तीनों हमारे याद रखने के लिए हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं इनमें से, ठीक है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की 3 अवस्थाएं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को हम इदम भी कहते हैं। इसको सुखवादी सिद्धांत कहा है फ्राइड जी ने, ठीक है। इसमें अचेतन मन रहता है, अचेतन मन काम करता है। तो ये जन्म से 3 वर्ष की जो आयु रहती है उस टाइम का पीरियड है। कौन सा? आईडी, इदम वाला। सुखवादी सिद्धांत आईडी है। अचेतन मन यूज होता है इसमें। लिबिडो, जिद बच्चे पे, छोटा जन्म से 3 साल का बच्चा जिद तो करेगा ही। लिबिडो, काम प्रवृत्ति की इच्छा, ठीक है, सेक्सुअल इच्छाएं जो होती हैं उसको लिबिडो बोलते हैं, जन्म से 3 वर्ष में, ठीक। अनैतिक व आपराधिक इच्छाओं का भंडार। भाई बच्चे में नैतिकता नहीं होती, समझ नहीं होती, बस उसको इच्छाएं करनी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, विचार नहीं करता बच्चा इसमें, बस मुझे ये दे दो वो दे दो, उसे किसी दुनिया से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने में मस्त है बच्चा। तो ये सुखवादी है, इसको बच्चे में सुख ही सुख, इसमें बस सुख चाहिए बच्चे को, कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। सुखवादी इसलिए बोला इनको। दूसरा हो गया ईगो, अहम। इसमें बच्चा थोड़ा वास्तविकता की तरफ आने लगता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 3 से 5 साल का होता है। बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगता है, समझने लगता है चीजों को,
इसमें चेतन मन काम कर लेगा, तो जो हमारे दिमाग का 10% हिस्सा है वो काम करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा ये कार्यपालक बन जाता है बच्चा, कार्यपालक काम करना शुरू कर देता है। कार्य निपुणता व समायोजन सीखता है, कार्य करने में निपुणता आ जाती है बच्चे को, और किसी चीज में एडजस्टमेंट करना भी सीख लेता है, वो समायोजन करना सीख लेता है। तीसरा है सुपर ईगो, परा अहम। ये याद रखने हैं, तीनों आते हैं एग्जाम में कि इसको क्या कहते हैं, सुखवादी सिद्धांत, इसको वास्तविक सिद्धांत, और सुपर ईगो को आदर्शवादी सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अर्धचेतन मन होता है। ये 5 साल के बाद होता है, बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। नैतिक व आदर्शवादी विचार, ठीक है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान, पूर्णता की ओर, मतलब बच्चा इसमें थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, समझ आ जाती है बच्चे में, परिपक्व हो जाता है थोड़ा, तो वो आध्यात्मिकता की ओर चलना शुरू कर देता है, और वो नैतिकता, आदर्शवादी विचार, ये सारे उसमें डेवलप हो जाते हैं इस टाइम। अच्छा, ये 2 ग्रंथि हैं, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये तो क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ग्लैंड नहीं बोलते, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ओडिपस वाला क्या हुआ, लड़कों में माता के प्रति अधिक प्रेम होता है, ठीक है, लड़कों में माता के प्रति अधिक प्रेम होता है इस ग्रंथि की वजह से, ठीक है। और दूसरा हुआ इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें लड़कियों में पिता के लिए अधिक प्रेम होता है, ठीक है। एक होता है स्वयं मोह, निर्सिज्म, स्वयं से प्यार करने वाला, स्वयं मोह, ठीक है, निर्सिज्म बोलते हैं इसे, मतलब अपने, बस अपने से बेटर कुछ दिखता ही नहीं है, बस मैं ही हूँ सबसे सुंदर, मैं ही हूँ सबसे बढ़िया, तो ये होता है ये। पर एक हद से ज्यादा अगर ये चीज हो जाती है तो वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंने आपको बताया मनोविश्लेषण का जनक और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, अगर ये आ जाए तो फ्रायड साहब लगाने पड़ेंगे, और यही इनकी थ्योरी है, ये भी इन्होंने दिए हैं। तो जो लिबिडो हमने देखा है यहाँ पे, लिबिडो जो काम प्रवृत्ति की इच्छा है, सेक्सुअल इच्छा है, तो वही इसमें मनोलैंगिक, लैंगिक जो आपने वर्ड देख रखा हो, तो इसके जो, इसकी वजह से, मनोलैंगिक की वजह से जो इनके जो दोस्त बने थे, सहयोगी थे इनके, कहाँ गए, एल्डर और जुंग, ठीक है, 2 इनके जो फ्रेंड थे एल्डर और जुंग, वो इनसे अलग हो गए थे सिर्फ इसकी वजह से, मनोलैंगिक की वजह से। वो कहने लगे, जो एल्डर थे वो संस्कृति पर ज्यादा फोकस करने लगे, और जो जुंग थे वो सामाजिकता पे, और ये जो फ्रायड थे ये इन्होंने बोला मनोलैंगिक लिबिडो, इन्होंने इस पे ज्यादा जोर दिया, तो ये आलोचना में आ गई, इस वजह से वो दोनों इनको छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये लिबिडो पे आधारित है। अब ये कैसे तरह से काम करते हैं वो हम आपको बता दें। जैसे मौखिक अवस्था है, ओरल स्टेज, जन्म से 1 साल, 1 साल तक बच्चा क्या कर लेगा भाई, दूध ही पी सकता है ज्यादा से ज्यादा, या काट लेगा, 2 ही काम कर सकता है। तो वो क्या करता है कि दूध पीने के माध्यम से या काटने के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, उसे बोला है मौखिक अवस्था, ठीक है। इस तरह से मतलब वो दूध पिएगा तो उसे आनंद की अनुभूति होगी। दूसरा गुदावस्था, बच्चा मल और मूत्र त्याग करते हैं, उसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इनका टाइम पीरियड है 2 से 3 साल, ठीक है। फिर आ गया लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था मैंने अभी आपको बताया है कि ओडिपस ग्रंथि में लड़कों में माता के लिए अधिक प्रेम होता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि में लड़कियों में पिता के लिए। तो ये लैंगिक, हमारे लैंगिक अवस्था हो गई जो हमने ये पढ़ी है अभी। अब हो गया सुषुप्त, ये इसकी स्टेज है 4 से 5 के बीच में, जो लैंगिक वाला है। अब सुषुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, ये होता है 6 से 12 के बीच में। अब इसमें क्या होता है, बच्चा देखो 6 से 12 के बीच में, आपने देखा होगा स्कूल में सारे बच्चे एडमिशन हो जाते हैं बच्चों के 6 से 12 के बीच में। तो सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है ना, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल शांत, तो इसमें बच्चा को शांत सा पड़ जाता है, थोड़ा आनंद की अनुभूति कम करता है। तो वो आनंद की अनुभूति सिर्फ या तो खेलते टाइम लेगा बच्चों के साथ, ठीक है। तो इसमें ये अवस्था थोड़ी कम हो जाती है। फिर आ गया जननिक अवस्था, जेंटल स्टेज, 12 से 20 के बीच में। जेंटल स्टेज में क्या होता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल, हार्मोन्स, इनका स्तर बढ़ने लगता है, लड़कों की आवाज़ हार्ड हो जाती है, लड़कियों की मीठी हो जाती है, उनके जो बॉडी शारीरिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगते हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं वो काम प्रवृत्ति की ओर थोड़ा सा ज़्यादा भागने लगते हैं, विषमलिंगी आकर्षण की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये हैं, ठीक। तो ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे।
ठीक है, तो आप देखना वीडियो सारी एंड तक, और लोगों को भी लाइक करने के लिए बोलो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, वीडियो बांट दीजिए एक दूसरे को। थैंक यू।